हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 सिक्स क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। इसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। हमारा थर्ड चैप्टर है स्थल रूप और जीवन, मतलब कि स्थल रूप पर जो है, स्थलों पर जो है जीवन कैसे संभव है और स्थल रूप कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मनुष्य के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न, पेड़ पौधों को प्रदान करती हुई, हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो और अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे, पृथ्वी मेरी माता और मैं उसकी संतान। ये अथर्ववेद में भूमि सूक्त में कहा गया है कि फिर आपने देखा होगा कि कोई जगह ऊंची होती है, कोई जगह नीची होती है, प्लेन होती है। इस तरीके से कहीं ढलान होती है और पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, और ये हम सबको आधार प्रदान करती है हमारी पृथ्वी। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण और जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। अगर आपने कोई पर्वत देखा हो तो वो पर्वत एक दिन में वहां पर्वत खड़ा नहीं हो गया, उसे बहुत साल लगते हैं बनने में। इन्हें व्यापक रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार और मैदान। इनको तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे ऊंचे होते हैं वो पर्वत, फिर ऊपर से ऐसे प्लेन होते हैं, ऐसे पठार होते हैं लेकिन उनकी ऊंचाई काफी होती है, और प्लेन होता है, प्लेन जगह बिल्कुल, और ये नीचे होती है जगह, ऊंचाई पर नहीं होती। तो इस तरीके से इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो बड़े बड़े हैं ये पर्वत हैं, लेकिन पर्वतों से कुछ कम ऊंचाई के, मतलब मैदान है बिल्कुल, ये नीचे ये मैदान है बिल्कुल प्लेन, और इनसे कुछ ऊंचे, और पर्वतों से नीचे, पर्वतों के ऐसे नुकीली होते हैं, शिखर होता है, लेकिन ये ऊपर से प्लेन होते हैं, तो ये होते हैं पठार। जो पर्वत होते हैं उनके बीच में स्थित होती है घाटियां, और जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं वो होती हैं पहाड़ियां। और ये झील है जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और ये समुद्र होता है जहाँ खुला पानी होता है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि द्वीप किसे कहते हैं, वैसे ये द्वीप है। और पहाड़ों से नदियां निकल कर आती हैं। इस तरीके के हम स्थल रूपों की चर्चा करेंगे विस्तार से। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। मतलब पहाड़ों पर कम पॉपुलेशन रहती है, और जो मैदान है वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। पठार में कम लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे जो है कृषि वगैरह नहीं हो पाती, तो इस वजह से वहां पे लोग कम रहते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग स्थल रूपों पर जो है लोगों की संख्या, लोग कितना रहेंगे, वो अलग अलग होती है। सबसे पहले हमारा डिस्कशन है पर्वतों पर। पर्वत पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से अधिक ऊंचे होते हैं, काफी ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान वाली यानी कि चढ़ाई, चौड़े आधार, जैसे ये इसका बेस है तो ये कितना चौड़ा है, लेकिन ऊपर जाकर ये शिखर जो है नुकीला हो जाता है, और संकरा शिखर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चौड़े आधार और खड़ी ढलान, एकदम ऐसे खड़ी ढलान होती है, और संकरे शिखर के रूप में पहचाना जाता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। मतलब जो पर्वत जितना ऊंचा होगा, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर बर्फ गिरेगी या नहीं। ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतों पर बर्फ गिरती है क्योंकि वहां जो है टेम्परेचर कम होता है, तो इसी वजह से वो डिपेंड करता है कि उनके ऊपर बर्फ गिरेगी नहीं। कुछ पर्वत आपने देखे होंगे कि उनके ऊपर इतना सारा कुछ पेड़ पौधे और लगे रहते हैं, क्योंकि वो जो नॉर्मल टेम्परेचर में है। लेकिन कुछ पहाड़ होते हैं जो पूरे तरीके से बर्फ से पर्वत ढके रहते हैं, पूरे वाइट वाइट होते हैं। आपने ये सीन्स देखे होंगे। तो पर्वत जो है बहुत सुंदर लगते हैं, और आप इस इमेज में देख सकते हैं कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई आपको यहाँ धुआं नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी वगैरह नहीं है। यहाँ साफ सुथरी जगह होती है और बिल्कुल हरियाली होती है, बहुत अच्छी जगह होती है ये। ग्रीष्म ऋतु में कम एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है। कम ऊंचाई पर जो है हिम पिघल जाती है, बर्फ पिघल जाती है, इसलिए जो ज्यादा ऊंचे पर्वत होते हैं वहां पे आपको बर्फ देखने को मिलती है, और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचती है। मान लीजिए कोई पर्वत है, इसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी, और जब सनलाइट इस पे पड़ी तो ये बर्फ पिघल गई, तो इसी ढलान से इसके साथ ये पानी बह जाएगा, और ये एक नदी का रूप ले लेगा बाद में काफी सारा, और जो है नदियों में पहुंचते हैं ये पानी। बहुत अधिक ऊंचाइयों, तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती। मतलब जो काफी ऊंचे पर्वत होते हैं उनके ऊपर बर्फ कभी नहीं पिघलती। ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाइयां और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ियां, हिल्स कहा जाता है। मतलब कम ऊंचे पर्वत जो ऊपर से गोल होते हैं, गोल आकार के शीर्ष होते हैं। नॉर्मल हम पर्वत देखते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन जो ऐसे होते हैं ना पर्वत गोल ऊंचाई वाले,
गोल आकार के शीर्ष के, उन्हें पहाड़ी या हिल्स कहा जाता है। ये हिल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इंडिया में काफ़ी हिल स्टेशन है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, ये पर्वतों से कम ऊंची है और कितनी हरियाली है और देखने में व्यू कितना अच्छा आता है। तो इसी वजह से इन्हीं सब को, इतनी इसी सुंदरता को, इसी व्यू को देखने के लिए बहुत सारे लोग पर्वतों पर जाते हैं और वहां पर इन व्यू को देखते हैं, इंजॉय करते हैं। हिम क्या है? यदि आप हिमालय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखी होगी। मतलब इन क्षेत्रों में जो है बर्फ आम खास देखने को मिल जाती है। राजस्थान में जो माउंट आबू है, वहां पर भी आपको बर्फ देखने को मिल जाती है। शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में ही होता है। मतलब इन क्षेत्रों में जो बारिश होती है, जो मतलब पानी गिरता है ऊपर से, वो बर्फ के रूप में गिरता है, क्योंकि यहाँ ठंड काफी ज्यादा हो जाती है ऊंचाई के कारण। लेकिन काफी भारत का मोस्टली हिस्सा जो है वो आपको मैदान के रूप में देखने को मिलता है, तो वो इतना ऊंचा नहीं होता। तो वहाँ वर्षा जो है पानी वाली वर्षा ही होती है, बर्फ वाली नहीं होती। बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफी ठंडक है तो वहां हिम गिरेगी, वहां हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। बर्फ गिरती जाएगी तो वहां जमा हो जाती है बर्फ, तो वो पूरी एक लेयर बन जाती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। जब पानी, मान लीजिए हमारे यहाँ पानी वाली वर्षा होती है, लेकिन अगर काफी ज्यादा सर्दी हो जाए, काफी ज्यादा ठंडा हो जाए मौसम, बिल्कुल, तो वो जमने लग जाएगा पानी। तो वो पानी जो है पानी के रूप में नहीं, ओस की बूंदों, ओस के वो ओले के रूप में और हिम के रूप में गिरेगा। जल का ठोस रूप होता है ये। तो इस तरीके से ये होती है हिम। ये आपने देखी होगी, इस तरीके से जमा हो जाती है और इसका व्यू भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको कभी बर्फ देखनी हो तो आप हिमालय के क्षेत्र में जा सकते हैं, वहां आपको देखने को मिल जाएगी। और सर्दियों में जो है राजस्थान के माउंट आबू में भी जो है आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से ये ऊपर से देखें, आपको ऊपर ऊपर ढके हुए हैं, लेकिन जो नीचे वाली बर्फ है वो पिघल चुकी है और नदियों के रूप में आ रही है। तो इस तरीके से बर्फ बहुत सुंदर लगती है देखने में। वर्षण वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में, वर्षण जो होता है प्रेसिपिटेशन, वो किसी भी रूप में हो सकती है। वर्षा, हिमपात, ओले गिरना, वर्षण सामान्य रूप है। तो मोस्टली जो है इन रूपों में होती है। एल्टीट्यूड समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई होती है, वस्तु या लक्ष्य की। मान लीजिए कि ये कोई ऐसी जगह है, ऐसी कोई जगह है, ये जो है समुद्र है और ये स्थल भाग है, ये स्थल भाग है। तो अगर यहाँ पे कोई पर्वत है तो हम इसको यहाँ से मापते हैं, बिल्कुल समुद्र तल से, यहाँ से लेकर इसकी ऊंचाई मापी जाती है। तो अगर कोई कहता है कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 8,848 है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो बिल्कुल जीरो से मापी जा रही है, क्योंकि अक्सर समुद्र को जो है जीरो माना जाता है, समुद्र की ऊंचाई को। तो इस तरीके से समुद्र तल से किसी भी वस्तु की ऊंचाई है उसको मापा जाता है, उसे एल्टीट्यूड या तुंगता बोला जाता है। उदाहरण, पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती चिड़िया अथवा उड़ते वायुयान की ऊंचाई, या फिर एक उपग्रह की ऊंचाई। किसी भी चीज की ऊंचाई देखें तो हम मोस्टली जो है समुद्र तल से मापते हैं, जिसे जीरो माना जाता है। तो ये आप बर्फ देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। बहुत सारे पर्यटक जो है यहाँ पे जाते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग जो है हिमालयन स्टेट्स में जाते हैं ये बर्फ का व्यू इंजॉय करने के लिए, या फिर जो ज्यादा गर्मी वाले इलाके होते हैं वहां से लोग जाते हैं ठंडे इलाकों में अपना वो छुट्टियां मनाने। तो ये माउंट अनाईमुडी, माउंट कंचनजुंगा, माउंट ब्लैक, माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट और माउंट एकांकागुआ, इस तरीके से ये पर्वत हैं। सभी का व्यू ऑलमोस्ट एक जैसा है, बर्फ जमी हुई है, मतलब कि इनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होगी। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब एक पर्वत होता है तो उसे हम पर्वत चोटी बोलते हैं, लेकिन अगर काफी सारे पर्वत एक साथ हैं तो उन्हें बोला जाता है पर्वत श्रृंखला। एशिया में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्प्स, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ये पर्वत श्रृंखला है जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। हिमालय आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर से शुरू होके अरुणाचल प्रदेश तक है। तो इस तरीके से इसे जो है बोला जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्वत हैं। यूरोप में आल्प्स और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। तो इस तरीके से ये हिमालय पर्वत, ये पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ड्रैकन्सबर्ग है अफ्रीका में, एंडीज पर्वत श्रेणी आप देख सकते हैं पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे फैली हुई है। और यहाँ रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, अपलेशियंस भी नॉर्थ अमेरिका में है, और आल्प्स जो है यूरोप में है, एटलस जो है अफ्रीका में है, हिमालय एशिया में है, अल्ताई जो है वो भी एशिया में है, यूराल पर्वत श्रेणी रूस के अंदर है, यानी कि
रूस को और जो यूरोप है उसको डिवाइड करती है, और स्कैंडिनेवियन जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है। तो इस तरीके से ये श्रेणियां हैं। इनका विस्तार आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा एरिया में फैली हुई हैं। अगर ये एक होती तो ऐसे उसको दिखाया गया होता और वो श्रेणी नहीं होती, वो पर्वत होता, लेकिन ये काफी ज्यादा फैली हुई हैं तो इसी वजह से इन्हें श्रेणियां बोला जाता है, माउंटेन रेंजेस बोला जाता है। विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र। ऐसे पर्वतों को दर्शाया जाता है, इनकी हाइट को मापा जाता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच और कंचनजुंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो है दो सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो सबसे ऊंची चोटियां, पहली जो है एवरेस्ट है, दूसरी जो है कंचनजंगा है। एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत की जो सीमा है उसके ऊपर है, लेकिन जो कंचनजुंगा है वो भारत के सिक्किम राज्य है, ये आप देख सकते हैं ये, और नेपाल के बीच में है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो है नेपाल और उसके बॉर्डर पर, तिब्बत के बॉर्डर पर माउंट एवरेस्ट, लेकिन सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है कंचनजुंगा। तो इस तरीके से दो हाईएस्ट पीक हैं। इसके साथ ही माउंट केटू, नंदा देवी और बहुत सारी हैं इसके अंदर, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। अकोंकागुआ है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो हमने देखी थी दक्षिणी अमेरिका के अंदर, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब ये एक पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी नहीं है। माउंट किलिमंजारो जो है एक सिंगल पर्वत खड़ा है, ये कोई श्रेणी नहीं है। श्रेणी ये होती है और ये पर्वत है। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये है, ना कि ये। माउंट किलिमंजारो जो है एक पृथक पर्वत है। पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लॉन्क आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। अनाईमुडी केरल में अनाई शिखर भी कहते हैं, जिसको दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आप देख सकते हैं एंडीज। इसकी हमने देखी माउंट एकाकागुआ, और यहाँ आल्प्स की हमने देखी सबसे ऊंची चोटी जो थी माउंट ब्लॉक। माउंट ब्लॉक जो है आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचा पर्वत है। इस तरीके से ये आपको इसके अंदर सभी दिख रहे होंगे पर्वत श्रेणियां और कुछ पर्वत। भारत में जो है अनाईमुडी, जिसे अनाई शिखर भी कहते हैं, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में यह हाल ही में निर्मित हुआ पर्वत है। हाल ही में निर्मित हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कल परसों में बन के खड़ा हो गया पर्वत। एक पर्वत को बनने में बहुत हजार साल, करोड़ साल लग जाते हैं, लेकिन हिमालय जो है उन सब में लेटेस्ट बना हुआ है। मतलब मान लीजिए ये पर्वत कुछ टाइम पहले बने थे, लेकिन उनके काफी सालों बाद हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। तो इस तरीके से, ना कि ऐसा है कि कल परसों में बनके हिमालय पर्वत तैयार हो गया और आज हम उसको जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं, परंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत पहाड़ियां जैसे अरावली श्रृंखला काफी पुरानी हैं और अपरदन के कारण गोल आकार की हो गई हैं। आपने सुना होगा कि राजस्थान में जो अरावली है उनको जो है अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, क्योंकि उनका काफी ज्यादा अपरदन हो गया है, तो वो भी इतने बचे नहीं हैं। उनके कुछ हिस्से बचे हैं तो अवशिष्ट के रूप में बचे हुए हैं। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ, उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। उन्नयन क्या होता है? हाइट बढ़ना। अपरदन क्या होता है? इसका धीरे धीरे अपरदन होता रहेगा और ये कटता रहेगा और छोटा भी होता रहेगा, साथ साथ बड़ा भी हो रहा है, लेकिन इसका अपरदन भी हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। हिमालय की हाइट आज भी बढ़ रही है क्योंकि ये सबसे यंग पर्वत है। और जो अभी आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगा कि प्लेट्स का कॉन्सेप्ट होता है। दो प्लेट्स जब तक आपस में मिलती रहेगी, वैसे वैसे हिमालय की जो है ऊंचाई बढ़ती रहेगी। इस तरीके से हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। पर्वतीय परिवेश, पर्वतों की ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। और यहाँ शंकुधारी वृक्ष, पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं। अब आप हमें बताएंगे कि इनका आकार शंकु क्यों होता है, जबकि हमारे यहाँ जो पेड़ होते हैं मैदान में वो ऐसे होते हैं, लेकिन जो जो आपने पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ देखे होंगे वो ऐसे दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये पेड़ जो हैं शंकु के आकार के इसलिए होते हैं क्योंकि जब इनके ऊपर बर्फ गिरती है तो बर्फ नीचे गिर जाती है। अगर मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे पेड़ होंगे तो इनके ऊपर बर्फ जमा रहेगी और जमा होती जाएगी और फिर ये पेड़ जल्दी जो है खत्म हो जाएंगे, जल्दी इनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो ये वाले पेड़ होते हैं इनके ऊपर से बर्फ ऐसे फिसल के नीचे गिर जाती है,
तो इसी वजह से हमारी नेचर ने जो है हर चीज को उसी जगह के, उसी जियोग्राफी का जो है जगह के अकॉर्डिंग बनाया है। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मांस की काई यानी कि मांस यानी कि काई, मॉस यानी कि काई, लाइकेन उग जाते हैं। आप ये इमेजेस में देख पा रहे होंगे कि ऐसे ट्री होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं देवदार के, पाइन यानी कि चीड़ के, और ये जो है लाइकेन और मोसेस ऐसे होते हैं। उसकी जगह घास नहीं उगती, क्योंकि घास अगर उगेगी तो उसके ऊपर बर्फ जम के वो खत्म हो जाएगी जल्दी। तो इस तरीके से ये डेवलप होते हैं। और पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार है। मॉस फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित एक छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह होता है। लाइकेन पौधे के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। ये लाइकेन जो होते हैं पौधों की तरह होते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये लाइकेन है, ये कहीं भी चिपके हुए होते हैं, और मांस जो है मखमली आवरण की तरह होता है। ये पर्वतीय क्षेत्रों की वनस्पति थी। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से जहां 2 श्लोक दिए गए हैं, उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभव हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का जो अर्थ भी दिया गया है इसके अंदर। भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है, ऐसा उसके अंदर लिखा गया है। तो हिमालय को पर्वतों का राजा बताया गया है और देवता के समान पूजनीय बताया गया है। गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं। तो यहाँ हिमालय पर्वत की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। पर्वतों में घने वन, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान, कंदराएं और अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फॉल्कन, कनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आईबैक्स, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब प्राणी जो है हिमालयन क्षेत्र में मिलते हैं। इनके इन सब में आपको एक कॉमन चीज दिख रही होगी कि उनकी बॉडी के ऊपर जो है बाल हैं बहुत सारे, तो ये इन्हें वहां की ठंड से बचाते हैं। इसी वजह से ये ऐसे दिखते हैं। इन सभी के ऊपर ऐसे बाल होते हैं जो इन्हें वहां की ठंडी क्षेत्र से, बर्फ से जो है बचाते हैं, वहां की कड़क ठंड से बचाते हैं, क्योंकि वहां हर वक्त बर्फ गिरती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसी वजह से हिमालय से निकलने वाली नदियों में से गंगा जो है सबसे बड़ी है। अंग्रेजी भाषा में इसे गंगेस भी कहते हैं, GANGES, गंगेस भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियां उसमें आकर मिलती हैं। उनमें से कुछ जैसे यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती हैं। अन्य नदियां जैसे सोन गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती हैं। तो इस गंगा नदी के अंदर बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, और जब मान लीजिए ये एक मेन नदी है, अगर उसके अंदर कोई छोटी छोटी आके नदियां मिलती हों तो उन्हें उसकी सहायक नदियां बोला जाता है कि ये इसकी भी हेल्प कर रही हैं। तो इस तरीके से गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं या फिर विंध्याचल से निकलती हैं। पर्वतीय जीवन, पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ साथ उबड़ खाबड़ या ऊंच नीच होते हैं, इसलिए कुछ घाटियों में ही नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना प्रचलित प्रथा है। मतलब कि वहां पर जैसे हमारी सीढ़ियां होती है, तो वैसे पर्वत की ढलान को काटकर सीढ़ीनुमा बना लिया जाता है, फिर उसके ऊपर खेती की जाती है, कृषि की जाती है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को जो है अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहां जो है कृषि तो हो नहीं सकती अच्छे से, तो इसलिए पशुपालन को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो इस तरीके से आपको पर्वतों की ढलानों पर ऐसी सीढ़ियां मिल जाएंगी, तो ये इस जगह पर कृषि करते हैं। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके के आपने व्यूज देखे होंगे बहुत सारे पिक्चर्स में, लोगों के पिक्चर्स के बैकग्राउंड। तो इनको देखने के लिए, इस चीज को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग जो है हिमालयन क्षेत्र में जाते हैं, हिमालयन स्टेट्स में जाते हैं। यहाँ जो है
बहुत मनोरम दृश्य होता है, आकर्षक दृश्य होता है। तो इससे जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को इनकम होती है बहुत ज़्यादा, जो उनमें उनको जो है हेल्प करती है। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्राय इसमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। आप ये गेम्स देख पा रहे होंगे, ये जो है इस तरीके के जो बर्फ पर होते हैं गेम्स वगैरह, या फिर पैराग्लाइडिंग के लिए जो है लोग पर्वतों पर जाते हैं। तो लेकिन जब ज्यादा वहां पे लोग जाना शुरू कर देते हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है वहां के पर्यावरण पर। इस तरीके से हमने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। भूभाग भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड होता है। घाटी पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र होता है जिसमें प्राय नदी अथवा जलधारा बहती है। आपने ऐसे पहाड़ देखे होंगे तो बीच में जो नीचे हिस्सा होता है ये काफी चौड़ा होता है, तो इसमें जो है नदियां जलधारा बहती है, जैसा कि आपको इन पिक्चर्स में देखने को मिल रहा है। तो इसको घाटी बोला जाता है और इसके बीच में जो है जलधाराएं बहती है। विशेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। विशेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, इसलिए उन्हें पद्म श्री 1984 और पद्म भूषण 2019 से सम्मानित किया गया। इस तरीके से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी विशेंद्री पाल, और उन्हें जो है सम्मानित भी किया गया था। अरुणिमा सिन्हा जब 31 ईयर्स की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। विशेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई करी। अंटार्कटिका की माउंट विल्सन सहित इन उपलब्धियों पर उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से अरुणिमा सिन्हा ने जो है सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्वतों पर पर्वत देखने में जितने सुंदर लगते हैं, जितने आकर्षक लगते हैं, मनोरम दृश्य होता है, वहां जाकर जो है आपका स्ट्रेस जो है बहुत सही हो जाता है, आपको शांति मिलती है। वहां पर्वतों पर बहुत सारे और भी घटनाएं हो सकती है, जैसे कि आकस्मिक बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, और अगर ज्यादा ही पर्यटक आ जाए तो वहां पे काफी भीड़ भाड़ हो जाती है, भारी हिमपात हो सकता है। अगर वहां पे एवलांश हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बादल फटते हैं, ठंडा मौसम जो है ये पर्वतों को थोड़ा खतरनाक बना देता है। आकस्मिक बाढ़ क्या होती है? जब अचानक बाढ़ आ जाती है, ज्यादातर ऐसा बादल फटने से होता है। भूस्खलन पर्वतीय खंड भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूट कर गिरना। मान लीजिए कोई पर्वत है, अचानक इसका कोई बड़ा पत्थर या टुकड़ा जो है टूट कर गिर जाए तो उसे भूस्खलन कहते हैं। एवलांश पर्वत से अकस्मात हिम का गिरना है। हिमपात अथवा चट्टाने टूट कर गिरना ऐसा प्राय तब होता है जब हिम का पिघलना आरंभ होता है। बादल फटना, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना। तो इस तरीके की घटनाएं पर्वतों में देखी जा सकती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एवलांश है जहां पर एक साथ बहुत सारी बर्फ नीचे गिर रही है, तो अगर इसके नीचे कोई दब जाए तो जिंदा तो वो नहीं बचेगा। ऐसे ही अचानक लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं, और ये आप फ्लड तो देख ही रहे हैं कि लोग ऊंचाई पर खड़े हैं और अचानक बाढ़ आ जाती है। विश्व भर में अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। इसकी आपको ऊंचाई अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ती है और इसके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। इसका अर्थ है जगत जननी। पर्वत का उसी रूप में पूजा और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं तिब्बत के लोग। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तो इस तरीके से इनकी पूजा भी की जाती है। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत और जैन मत और बौन यानी कि तिब्बत का एक प्राचीन धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भी देखी जा सकती है। तो आपने कैलाश पर्वत देखा होगा, इसकी जो शेप है ना सबसे अलग है, सबसे यूनिक है ये पर्वत। तो इस तरीके से इसकी भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत वैल्यू है। आपको बताना है कि कैलाश पर्वत का हिंदू धर्म से क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। तो ये कैलाश पर्वत की जो है विशेष संरचना है इसकी, जो इसे सबसे अलग बनाती है। फिर है नेक्स्ट पठार। हमने पर्वत की बात की, फिर हमने देखे थे पठार, जो पर्वत से तो कम ऊंचे होते हैं लेकिन ऊपर से प्लेन होते हैं, तो अब उनकी बात आती है। पठार एक ऐसी ही स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि उठी हुई होती है और प्राय इसकी सतह जो है चपटी होती है, प्लेन होती है, समतल। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान
कुछ पाषाण सीधी ढलान मारने यानी कि ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी की सतह के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कोई पठार पहले बना हो, कोई पठार बाद में बना हो। पठारों के दो उदाहरण हैं, तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और दूसरा है दक्षिणी पठार। पठारों की दक्षिणी पठार, जिसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक भी हो सकती है। जैसे कि तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4500 मीटर है, इसके कारण इसे विश्व की छत कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम तक यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी जितना जितना चंडीगढ़ से लेकर कन्याकुमारी है उतना लंबा है यह, ऐसे फैला हुआ। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व का सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख पहले ज्वालामुखी सक्रियता के कारण बना था। तो दक्षिण भारत का जो पठार है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है, वो जो है ज्वालामुखीय क्रियाओं से बना हुआ है। इस तरीके से आप पठार देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्लेन है और सीधी यहाँ पे पार्श्व जो है इसके बिल्कुल प्लेन हो सकते हैं, खड़े सीधे। तो ये भी आप पठार देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा सीधा खड़ा है, लेकिन इनकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन ये ऊपर से नुकीली सतह वाले नहीं होते। इस तरीके से पठार होते हैं। पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों की प्रचुर मात्रा में जवाब देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें खनिजों के भंडार गृह भी कहा जाता है। इन पठारों में बहुत सारे जो है खनिज मिलते हैं। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन जो है मुख्य गतिविधि है, जहां विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती है। उदाहरणतया पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार लोहे, कोयले और मैग्नीज के प्रचुर भंडार हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर काफी सारे जो है माइंस एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दक्कन प्लेट्यू जिसे बोला जाता है, इसके अंदर बहुत सारे जो है खनिज मिलते हैं। इस तरीके से पठार हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है, यानी कि अलग अलग है हर जगह पठारों का पर्यावरण भी। कई पठारों पर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। जैसा कि हमने देखा, कई पठार ऊपर से जो है कठोर बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके ऊपर खेती करना तो नामुमकिन सा है, इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार जो उपजाऊ होते हैं, उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। जो कुछ पठार जो हैं जो ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित होते हैं, उसके अंदर जो काली मिट्टी मिलती है वो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, वहां पर कपास की पैदावार बहुत अच्छी होती है, उसे रेगुर भी बोला जाता है। तो इस तरीके से पठार की मिट्टी उपजाऊ भी हो सकती है और नहीं उपजाऊ भी हो सकती है। पठारों में अनेक आकर्षक जल प्रपात होते हैं, वाटरफॉल्स। दक्षिणी अफ्रीका में स्थित जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया वाटरफॉल, छोटा नागपुर में जो स्वर्ण रेखा रिवर है उसके ऊपर हुंडरू वाटरफॉल, पश्चिमी घाट में श्रावती नदी पर जोग वाटरफॉल्स, ऐसे ही कुछ जलप्रपात के उदाहरण हैं। चेरापूंजी मेघालय के पठार में नह कालिकाई प्रपात 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा, इसका व्यू जो है यहाँ सामने से देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो वाटरफॉल की भी अपनी एक अलग खूबसूरती होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं विक्टोरियन वाटरफॉल कितना अच्छा देख लग रहा है दूर से देखने पे, और एक ये वाला वाटरफॉल। तो इस तरीके से पठारों से जो है जब पानी काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो व्यू बहुत अच्छा बनाता है। तो इस तरीके से हमारे स्थल रूप जो है हमें विविधता प्रदान करते हैं, और इसके साथ ही इनकी खूबसूरती जो है देखने योग्य होती है। मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जो विस्तृत सपाट होता है, बिल्कुल ऐसे प्लेन, हल्का तरंगित धरातल होता है। इसमें कोई ऊंची पहाड़ियां या फिर घाटियां वगैरह नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होता है। सामान्य मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती। समुद्र तल से मतलब कि ये कोई स्थल भाग है और ये समुद्र है, तो यहां से लगाकर यहां तक जो है 300 मीटर से अधिक नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं प्लेन, बिल्कुल प्लेन है, आपको दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना कोई गड्ढा है गहरा, ना फिर कोई बड़ा पहाड़ खड़ा है, तो बिल्कुल प्लेन है ये। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों से बाढ़ निर्मित ये समतल भूमि है। ये नदियां रेत, चट्टानों और कणों और गाद को लेकर एकत्रित करती हैं, जिन्हें तलछट कहा जाता है। नदियां इन तलछटों को अपने साथ भागकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। अब ये मैदान है, यहाँ से बीच में से कोई नदी जा रही है और उसके साथ जो मिट्टी वगैरह है वो साइड में जमा हो गई, तो वो बिल्कुल नई मिट्टी है, तो वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, खेती के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार के फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों की जो आर्थिक गतिविधि होती है वो कृषि होती है। ऑब्वियसली जब इतनी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी तो कृषि वहां का प्रमुख जो है व्यवसाय होगा। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भरण पोषण करते हैं। समुद्र तल से समुद्र सतह का औसत स्तर, जिसे माध्य समुद्री स्थल भी कहा जाता है, तो समुद्र तल से जो समुद्र की सतह का औसत स्तर होता है उसे माध्य समुद्र तल कहते हैं।
आपको कुछ मैदान दिख रहे होंगे। मैदान जो है ऊपर से देखने पर, सैटेलाइट से देखने पर ऐसे लगते हैं, बिल्कुल देखो प्लेन है ये बिल्कुल। और ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ये जो है बर्फ है, यानी कि यहाँ पर जो है पर्वत होंगे। यहाँ मैदान है कुछ अमेजोन का और मिसिसिपी का मैदान, नील नदी का मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आप देख रहे होंगे कि मैदान जो है नदियों के किनारे होते हैं, क्योंकि वहां जो है नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी होती है। मैदानी जीवन, हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नई नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु एक नदी थी, तो नदी के किनारे सभ्यता बसी थी। हमारे समय में विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती है। आपने सुना होगा कि यूपी में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूपी में जो है गंगा नदी का मैदान है और वहां जो है कृषि जो है प्रमुख व्यवसाय है। तो कृषि जो है ज्यादा लोगों को रोजगार देती है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ निवास करते हैं और मैदानों में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर स्थल रूप। भारत की कुल जनसंख्या की एक चौथाई से अधिक अर्थात 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, जौ, मोटे अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी की फसलें उगाई जाती है। कपास, जूट और सन जैसी रेशेदार फसलें उगाई जाती है। इनको जो जूट और सन को पानी चाहिए होता है काफी ज्यादा, तो इसी वजह से ये नदी वाली क्षेत्रों में उगाई जाती है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल द्वारा भूमिगत जल, मतलब कि अभी काफी ज्यादा जो है नहरें बनाई जा रही है, पानी को अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत रहती है, पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के बन जाने के बाद जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से नहरें बनाकर जो है कृषि को संभव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जो ग्राउंड वाटर है, आपने बोरवेल देखे होंगे, तो उससे भी जो है कृषि की जाती है। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। मतलब कि जो ग्राउंड वाटर से हम बोरवेल करके पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, उससे कृषि तो अच्छी हुई है पैदावार, लेकिन जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो गया है। यानी कि जो पानी पहले 20 फीट पे मिल रहा था वो अब 40 फीट पे पहुंच गया है। तो इस तरीके से पानी का स्तर काफी गिरा है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों में प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और पॉपुलेशन। गंगा का मैदान है, प्लेन जगह है, तो वहां ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतना प्रदूषण भी होगा। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं खड़ी हो गई है ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों को वहन करती हैं। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी स्रोत, एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। आपने सुना होगा कि जो दो नदियों का पवित्र स्थल होता है, जहां दो नदियां आकर मिलती है, उसको पवित्र माना जाता है। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्योहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। जैसा कि आपने घाट वगैरह भी सुने होंगे, नदियों के किनारे घाट होते हैं। गंगा के किनारे जैसे घाट हैं, तो वहां जो है आरती वगैरह की जाती है। तो इस तरीके की जो धार्मिक भावनाएं हैं नदियों से जुड़ी हुई है। मैदान में हल्की ढलान होती है और वहां नदी में नौका संचालन सुगम होता है। इससे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का यूज करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहां लोग जाने के लिए जो है नौकाओं का यूज करते हैं। संगम स्थल क्या होता है? दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान। मान लीजिए यहाँ पे कोई नदियां आकर मिल रही हैं, अगर दो नदियां मिल रही हैं तो संगम। अगर आपने देखा होगा कि त्रिवेणी संगम, यानी कि वहां पे तीन नदियां मिल रही है, तो यहाँ जो है दो नदियां आकर मिल रही है। तो आपको बताना है कि ये इमेज किन नदियों के संगम की है और इसका नाम क्या है। ये इमेज भारत की बहुत पॉपुलर इमेज है, बहुत फेमस है ये घाट, ये संगम। एक स्थल रूप मरुस्थल है। यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। आपने सुना होगा कि मरुस्थल में बारिश नहीं होती, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ बारिश कम होती है, तो इसकी वजह से पेड़ पौधे ज्यादा विकसित नहीं हो पाते। तो आपको यहाँ दूर दूर तक जो है रेत दिखाई देगा। उनके वनस्पति जगत, प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। मतलब मरुस्थल है, वहां पे पानी की किल्लत रहती है, तो वहां का जो प्राणी जगत है वो वैसा ही अपनी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग होता है। कुछ मरुस्थल गर्म भी होते हैं और कुछ ठंडे भी होते हैं। जैसे अफ्रीका का सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, और भारत का जो थार मरुस्थल है, राजस्थान भी जिसका हिस्सा है, तो वो जो है थार मरुस्थल है, ये होते हैं गर्म मरुस्थल। लेकिन ठंडे मरुस्थल होते हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल
और अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल ही बोला जाता है क्योंकि वहां पूरी बर्फ जमी हुई है। तो आप ये मरुस्थल का व्यू देख सकते हैं। तो मरुस्थल जो है, डिजर्ट जो है, अपनी सफारीज के लिए काफी फेमस होते हैं। आपने ऐसे व्यूज देखे होंगे। तो ये ठंडा मरुस्थल है और ये शाम का व्यू रहता है मरुस्थल में। वहां की मिट्टी ऐसे शाइन करने लग जाती है। ये रेत है, आपको दिख रही होगी बिल्कुल। तो इस तरीके से मरुस्थल के भी व्यू काफी अच्छे लगते हैं। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। मतलब इतने सालों से वो रेगिस्तान में रह रहे हैं तो उनका कल्चर, उनका रहन सहन वैसा ही हो गया है। भारत के थार के मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों और किंवदंतियों और दंत कथाओं से समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखते हैं। आपने वेस्टर्न जो राजस्थान की कल्चर है उसके बारे में सुना होगा। तो वैसे ही राजस्थान में बहुत सारी जो है स्टोरीज है मिलेंगी आपको मरुस्थल को लेकर कि मरुस्थल क्यों बना, कैसा बना, या फिर मरुस्थल के जो वहाँ की कल्चर क्या है। इस तरीके से हर जो लैंडस्केप है, हर कोई स्थल जो भाग है, स्थल रूप है, उसकी अपनी एक कहानी होती है। मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों से विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, हमारे अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने के साक्षी हैं, लेने और लचीलेपन का साक्षी है। जब आप किसी जगह पर काफी टाइम रहते हो और आप वहां की जलवायु के अनुसार खुद को ढाल लेते हो, उसे अनुकूलन बोला जाता है। मान लीजिए आप किसी बहुत ठंडे जगह पे रहते हो और आपको गर्म जगह पे रहने के लिए भेज दिया जाए, तो पहले आपको काफी मुश्किल लगेगा यहाँ रहना। लेकिन जब आप 2-3 साल वहां रहोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लोगे, उस जलवायु के अकॉर्डिंग। तो ये होगा अनुकूलन। लचीलापन रेजिलियंस चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता होती है। लचीलापन जो होता है, अनुकूलन, अडेप्टेशन जो होता है, वो जो है कठिनाइयों का सामना करने और उसके अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता होती है। अनुकूलन मतलब वहां की परिस्थितियों, जलवायु के अनुसार। लेकिन जो रेजिलियंस होता है, जो चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए उसके अनुसार खुद को ढालने की क्षमता होती है। इस तरीके से स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारा समरी है। स्थल रूप जो है 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत, पठार और मैदान। उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमने देखा कि पर्वतों पर रहने वाले लोग जो है कैसे होते हैं, वहां के जानवर कैसे होते हैं, उनके ऊपर हमेशा बाल रहते हैं, काफी बाल देखने को मिलते हैं आपको पर्वतीय प्राणियों के ऊपर। वहां के पेड़ जो है ऐसे होते हैं ताकि जो बर्फ उनके ऊपर गिरे तो वो नीचे गिर जाए और पेड़ जो है लाइफ लॉन्ग काफी लंबा जो है जी सके। वैसा ही हमने देखा कि मरुस्थल में आपने सुना होगा कि ऐसे प्रकार के जानवर होते हैं जिनको कम पानी की जरूरत होती है। तो वहां के पौधे भी ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की जरूरत होती है। मैदानी जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। पठारों में हमें जो है मैगजीन और लोहा और इस तरीके के खनिज मिलते हैं। ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल से संबंधित, उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसे वे निवास, जहां वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति का अभिन्न भाग है और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मानती रही है। जैसा कि पर्वतों को देवता के रूप में पूजा की जाती है, नदियों को देवी के रूप में और पूजा जाता है, और वहाँ के जो घाट होते हैं नदियों के, वहां पर आपने बहुत सारी आरती होती देखी होंगी। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। मतलब जिस तरीके की चुनौतियां होती है, जैसे कि पर्वतों में लैंडस्लाइड, एवलांश, बाढ़ आ जाना, वैसा ही मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का आ जाना, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी होना। तो चुनौतियां तो होती है लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती है। जैसा कि आप इन सब में देख सकते हैं, हमारे भारत की ये विशेषता है यहाँ की जियोग्राफिकल जो है डाइवर्सिटी। यहाँ आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल रेगिस्तान है। जहाँ समतल मैदान है वहीं ठंडे इलाके भी हैं, नदियां भी है। तो इस तरीके से ये हमारे राजस्थान की मरुस्थल है। ये मैदान है जो मध्य भारत के जो उत्तरी भारत के जो पर्वत हैं, ये जो है मध्य भारत के मैदान हैं। इस तरीके से ये पर्वत हैं जो सर्दियों में ढके रहते हैं। और ये नदियां हैं, नदियां दक्षिणी भारत में और उत्तरी भारत में आपको बहुत सारी नदियां देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे इंडिया की कल्चर है जो डाइवर्सिटी है, और इन सब की अलग अलग स्टोरीज है। यहाँ रहने वाले लोग अलग अलग होंगे, उनका रहने सहने का तरीका अलग अलग होगा, यहाँ के जो जानवर हैं वो भी अलग अलग होंगे, पेड़ पौधे वनस्पति सब सब जो है डाइवर्सिटी होती है सब में। तो इसी तरीके से इन सब की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये था हमारा चैप्टर जो आज खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ अगर आपको ये समझ आया है, देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।